जो ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि रखना चाहूँगा, लेकिन अपनी बात की शुरुआत इस सदी के सबसे बड़े मजाक से करना चाहूँगा। पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने वाले सऊदी अरब और आतंकवादियों को हथियार देने वाले पश्चिमी देश ये कह रहे हैं कि हम यमन में डेमोक्रेसी लाएंगे। और उस डेमोक्रेसी किस तरीके की कि एक डिक्टेटर मंसूर अल हादी को दोबारा से राष्ट्रपति की कुर्सी पर स्थापित करके। यमन के लोग क्या चाह रहे हैं ये उनसे नहीं पूछा जाएगा। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का अर्थ होता है कि एक आदमी जिसको हम पिक करेंगे उसको हम स्थापित कर देंगे। जहां ह्यूमन राइट्स का सबसे ज्यादा वायलेशन होता है, जहां महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, जिस सऊदी अरेबिया में, वो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम यमन के अंदर डेमोक्रेसी फैलाएंगे। ये जो घटना, जो ये पूरा यमन की जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, ये 2011 में होती है, जब कई जगह डिक्टेटर से खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। उनमें से कुछ प्रोटेस्ट में क्लियर करना चाहूंगा, कुछ प्रोटेस्ट वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड थे, कुछ प्रोटेस्ट लेजिटिमेट जनता के द्वारा भी थे। तो जब सालेह, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे यमन के, उनके खिलाफ जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो सऊदी अरेबिया ने और अमेरिका ने बीच बचाव करते हुए कहा कि मंसूर अल हादी को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और मंसूर अल हादी ये सुनिश्चित करेंगे कि जो लोगों का प्रोटेस्ट है, जो लोगों की मांग है, उन मांगों को मान के एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। लेकिन 2014 आ गया और 2014 तक कोई लोगों की मांगे नहीं मानी गई, कोई यूनिटी गवर्नमेंट पूरी नहीं की गई। तो 2014 में लोगों ने दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किए और हूथी लोगों ने और कई ट्राइब्स ने, जो रिपब्लिकन गार्ड्स थे, उन्होंने मिलके राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। तो मंसूर अल हादी कहते हैं दोबारा से कि भाई अब मान जाएंगे आपकी बात। उन्होंने कहा कि आप जैसे घटिया इंसानों को जो धोखेबाजी करते हैं, जो 2000 जब पहली बार बने, जब आप कहते हैं कि हम मान जाएंगे, लेकिन 3 साल तक आप कुछ करते नहीं, और अब हम कब्जा कर लेते तो आप कहते हैं मान जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि आपके इन बहकावों में हम नहीं आएंगे, और मंसूर अल हादी वहां से उसको भगा दिया गया। और फिर मंसूर अल हादी कहां दिखाई देता है? वो दिखाई देता है सऊदी अरब के रियाद में एक बड़े आलीशान पोश होटल में। तो यमन को दोबारा से, मंसूर अल हादी एक डिक्टेटर को दोबारा से लाने के लिए सऊदी अरब ने मार्च 2015 में बमबारी शुरू की यमन के लोगों के ऊपर, जिसमें अब तक 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 2 हफ्तों में सिर्फ 1 लाख से अधिक हैजे के केसेस हैं। 70% हॉस्पिटल फैसिलिटीज पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा चुका है। सऊदी अरब द्वारा व्हाइट फास्फोरस लोगों पे बरसाया जा रहा है। अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम चल रहे थे, उनमें लोगों के ऊपर बमबारी की जाती है। 400 लोग एक ही साथ मारे जाते हैं उन हमलों में। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो कोई वजह है नहीं जिसकी बात सऊदी अरेबिया कर रहा है। अगर डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी लानी है, तो जो हूथी लोगों ने और ट्राइब्स ने और सारे लोगों ने मिलकर जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है, पूरी दुनिया को उसको सम्मान करना चाहिए। भाई हमारे देश में क्या होगा वो हमारे देश की जनता डिसाइड करेगी ना। वो अमेरिका, इंग्लैंड, कोई बाहर से बैठ के तो डिसाइड नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसकी वजह क्या है। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट हर वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट में जो होता है, वो है रिसोर्सेज की लड़ाई। जो ओपेक कंट्रीज हैं, खासकर सऊदी अरेबिया, उसका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो अपनी पीक पे पहुंच चुका है और वो कम ही होता जाएगा। जो उनका अरामको ऑयल कॉर्पोरेशन है, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। उनके जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो बहुत तेजी से घट रहे हैं। तो उनको यमन का तेल चाहिए, यमन की गैस चाहिए।
यमन के अंदर भी ऐसा बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है, ऑयल है, गैस है, जिसकी अब तक पूरे तरीके से उसको खोजा नहीं गया, जिसको पूरे तरीके से अब तक डिस्कवर नहीं किया गया है। अगर आप नॉर्दर्न यमन में जाएंगे, जो बिल्कुल सऊदी अरब के साउथ में पड़ता है, साउथ साइड पे पड़ता है, वहां पे जाउफ गैस फील्ड है, बहुत बड़ी अमाउंट पे वहां पे ऑयल एंड गैस है। उसके अलावा जो ओशियन लगता है यमन के पास, गल्फ ऑफ एडन में, रेड सी में, वहां पे बहुत बड़ी अमाउंट में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की एक 2002 की रिपोर्ट कहती है कि शाबवा में, हद्रामौत में बहुत बड़े बड़े तेल के कुएं हैं। ये खुद यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स कहती हैं। 2009 के अंदर हिलेरी क्लिंटन और बराक ओबामा का एक विकिलीक्स ने केबल रिलीज किया। वो कहते हैं उस केबल में कि एक समाह नाम का आइलैंड है जो यमन के वाटर्स के अंदर आता है, वहां पे तेल इतनी ज्यादा मात्रा में है कि तेल पत्थरों से निकल रहा है। तो सऊदी अरब ये चाहता है कि किसी भी तरीके से उस तेल पे, उस नेचुरल गैस पे कब्जा किया जाए। तो इसलिए उसके ऊपर वो चाहता है कि वहां पे एक ऐसा प्रेसिडेंट बने जो उसके हाथ की कठपुतली हो। अब इसलिए उन्होंने एयर कैंपेन ये पूरा स्टार्ट किया। लेकिन जब जमीनी लड़ाई हुई तो सऊदी अरब की फौज भागने लग गई। जिजान प्रोविंस पे, नजरान प्रोविंस पे, हर जगह हुथी लोगों ने जवाब दिया। तो फिर उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा जिसका नाम रखा इमैफ्ट, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जब उनको यह मालूम चला कि सऊदी फौज नहीं लड़ सकती है, तो इन्होंने इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को, जो डेमोक्रेटिक राइट्स की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई को शिया वर्सेस सुन्नी लड़ाई का कलर देने की कोशिश की। और बहुत सारे कंट्रीज को, जो कि उसकी कोशिश असफल हुई, उसने बहुत कोशिश की इजिप्ट को लाने की, बहुत कोशिश की तुर्की को लाने की, लेकिन सभी तुर्की, इजिप्ट, सभी सऊदी अरब का वो खेल समझ चुके थे। फिर आखिर में आके उन्होंने अपना हाथ रखा पाकिस्तान के ऊपर, सऊदी अरब ने। और जो पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जो रहे हैं राहिल शरीफ, उसको उस इमैफ्ट का, जिसको बेटर कहा जाए मुस्लिम नाटो जो बनाने की कोशिश की सऊदी अरेबिया ने, उस मुस्लिम नाटो का पहला कमांडर नियुक्त किया। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले सऊदी अरेबिया में उसका पहला हेडक्वार्टर बनाया गया मुस्लिम नाटो का। उसका पहला कमांडर उस पाकिस्तान की आर्मी के पूर्व चीफ को बनाया गया जिसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पूरे आतंकवाद को सपोर्ट किया, जिसने इंडिया के अंदर आतंकवाद को फैलाया। उस राहिल शरीफ को कहा जा रहा है कि अब आतंकवाद से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सारा इन्होंने इसको ये एक रिलीजियस कलर देने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। पूरा अमेरिका ने, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने, आपने जब क्लिप देख रहे थे तो क्लिप में पूरा ट्रंप भी यही कह रहा है, डेविड कैमरन ने भी यही कहा कि इट इज इन आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टू सपोर्ट सऊदी अरेबिया। क्या आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट निर्दोष लोगों पे बम बरसाना है? क्या आप अपने फायदे के लिए किसी को भी मार देंगे? अब सवाल आता है इसमें दूसरी वजह, जो यमन के पास जो बॉब अल मंदाब स्ट्रेट है, वो बहुत ही एक क्रूशियल ऐसा रास्ता है जहां से तेल और सारी चीजें, गुड्स होते हैं, अफ्रीका, यूरोप, एशिया को सारे आपस में सप्लाई होते हैं। और अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहां पे जो यमन का जो ये कोस्ट है, ये अमेरिका और सऊदी के हाथ से निकले, क्योंकि ये आपका पूरा पर्शियन गल्फ को मेडिटेरियन से जोड़ता है, वाया इंडियन ओशियन और रेड सी पूरा उसको कनेक्ट करता है। तो अगर यहां पे ये पूरा एक इंडिपेंडेंट हो गया, ये पूरा यमन की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के हाथों में चला गया, तो अमेरिका को और सऊदी अरब को बहुत परेशानी हो जाएगी। जो यमन का जो मिलिट्री मिसाइल आर्सेनल था, उसको टारगेट किया गया सऊदी अरब द्वारा स्टार्टिंग में ही। उसकी भी एक वजह यह थी कि अगर वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो आर्मी होगी, उसके हाथ में ये मिसाइल चली गई, तो कभी भी कोई भी दुश्मन देश अगर वहां से कुछ गैर कानूनी चीजें करने की कोशिश करेगा,
तो उसको टारगेट किया जा सकता है। जो इजराइल की सबमरीन्स पूरे उससे क्रॉस करके ईरान की और कंट्रीज की जो जासूसी करने के लिए वहां पे उसको यूज करती हैं, उसका बाब अल मंदब स्टेट का, उस पर रोक लग जाएगी अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यमन के अंदर आती है। तो एक ये दूसरी वजह ये थी कि बाब अल मंदब स्टेट को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में, अपने काबू में रखा जाए, और इसीलिए सऊदी अरब ने और अमेरिका ने उसके ऊपर बमबारी शुरू की। यहां पे सबसे बड़ी जो शर्मनाक बात है, वो शर्मनाक बात यह है कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स का ढिंढोरा पीटने वाले, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का ठेका लेने वाले पश्चिमी देश शर्मनाक तरीके से इसमें चुपचाप बैठे हैं। अभी आप ये वीडियोस देख रहे थे किस तरीके से लोगों को मारा गया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है, किस तरीके से आज के दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार है, उनको खाने का कुछ मिल नहीं रहा है, किस तरीके से पिछले 2 हफ्ते में 1 लाख हैजा के केसेस आ चुके हैं, हैजा की वजह से, कोलेरा की वजह से 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन क्या करता है? यूनाइटेड नेशन अभी कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल का चेयरमैन सऊदी अरब को बना देता है। जिस सऊदी अरब में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, जिस सऊदी अरब में किसी को कोई माइनॉरिटी को कोई राइट्स नहीं, उसको ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन बनाया जाता है अपनी काउंसिल का। यह दिखाता है कि पूरा यूनाइटेड नेशन की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करना, उसमें यूनाइटेड नेशन पूरे तरीके से फेल हुआ है। और अब ऐसे किसी एक अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया को जरूरत है जो दुनिया में सही तरीके से शांति की स्थापना कर पाए। ये आज जो हम यहां कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, इसमें हमारा जो उद्देश्य है, जैसा भी मेरे से पहले अजय भाई ने कहा, कि हम एक पूरी दुनिया में, आज हिंदुस्तान में भी ऐसी सिचुएशन है, कुछ ग्रुप्स माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, कुछ जातीय आपस में भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, लंबे समय से चल रहा है। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का नहीं, इससे पहले वाली गवर्नमेंट के दरमियान भी पूरा तरीके से उसका इस्तेमाल करके जो पूरा राइट विंग, जो एक पूरा एक्सट्रीम राइट विंग जो राइज पे है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब हैं। तो इस समय हमारे जो हम शांति प्रिय नागरिक आज यहां इकट्ठे हुए हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति के साथ खड़े हों और हम शांति के लिए संघर्ष करें। और जब हम शांति के लिए संघर्ष करेंगे, जब हम अपने आप को कष्ट देके, अपने आप से मेहनत करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया में शांति की स्थापना होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आखिरी बात अपनी कह के समाप्त करना चाहूंगा। एक पॉइंट आप में ऐड करना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है सऊदी द्वारा और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा कि भाई हम मंसूर अल हादी, वो एक प्रेसिडेंट, हम उसको दोबारा से प्रेसिडेंट रीइंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि उसको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। नवंबर 2014 में जो मंसूर अल हादी की पार्टी थी, 9 नवंबर 2014 को जनरल पीपल कांग्रेस ने मंसूर अल हादी को पार्टी से निकाल दिया था। वो जिस पार्टी के दम पे राष्ट्रपति होने का दावा करते हैं, उस पार्टी ने उनका बहिष्कार कर दिया था, उस पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया था। तो काहे का डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी तो यमन के लोग डिसाइड करेंगे ना। तो मैं इसी बात पे अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, और आप सब लोग यहां आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।